क्लासेस में सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। देव क्लासेस की स्पेशल के माध्यम से एनसीईआरटी की सभी क्लासें आपको निःशुल्क मिल रही हैं। इसके अतिरिक्त जो भी बच्चे हमारे व्हाट्सएप पे जुड़े हैं उनको लगातार ई नोट्स भी मिल रहे हैं। तो सभी बच्चों की ज़बरदस्त तैयारी चल रही है। लेकिन देखिए, अब समय हो गया पूरे वर्ष का। आपने जैसी भी तैयारी की हो कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन ये आखिरी समय यदि 1 महीने का आप ज़बरदस्त तैयारी में लगा देते हैं तो आप मिनिमम 90% अंक ला सकते हैं। और ये यदि आपने बढ़िया तैयारी कर ली तो वे बच्चे दूर नहीं जो परीक्षाओं में टॉप करते हैं, पहला स्थान पाते हैं, वो आपका भी हो सकता है। लेकिन ये आपकी तैयारी के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे सिलेबस की, क्योंकि ईमानदारी से सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जाकर एक चीज़ मुझे ज़रूर बताएं कि आपने पूरे वर्ष सिलेबस के अनुसार पढ़ाई की। सिर्फ इस चीज़ का हमें जवाब दीजिए, क्या आपके अध्यापक ने सिलेबस के अनुसार ही आपको पढ़ाया है? ऐसा तो नहीं पूरे वर्ष सामाजिक विषय में आप कुछ भी पढ़ रहे हों। ठीक है, क्योंकि एक ऐसा विषय है कि विषय अध्यापक आपको सिलेबस के अतिरिक्त भी पढ़ाता है। कारण क्या है कि जब भी आप किसी चीज़ का विस्तार देखोगे तो वहाँ पर हम अगली चीज़ों को नहीं काट सकते हैं, लेकिन अब समय आ गया है जो सिलेबस बताया गया था उसी अनुसार हम आपको बताएंगे और काट कर बताएंगे कि इतना काटने के बाद ये चीज़ें आएंगी। तो आप फटाफट सामाजिक विषय का जो भी सिलेबस है लिखिए, जो कटा है वो भी चाहें तो लिख लें और इसके बाद उसी हिसाब से तैयारी करें। देखिए कटा क्या क्या है, ऊपर पढ़िएगा क्या लिखा है। कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2021-22 में विद्यालय के से कठिन पठन पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में ये 30% कम किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा इतिहास में क्या क्या कम किया गया है। औद्योगिक क्रांति से पहले एवं औद्योगिक परिवर्तन की गति, एक ये कम किया गया है। उपनिवेशकों में औद्योगिकरण, प्रारंभिक उद्यमी कामगार, औद्योगिक विकास का अनुत्थापन, ये आपकी चीज़ें कटी हैं। आगे देखिए, मुद्रण संस्कृति आधुनिक विश्व, इसमें क्या क्या कटा है। यूरोप में मुद्रण का इतिहास, 19वीं सदी में भारत में प्रेस का विकास, राजनीति, सार्वजनिक विवाद और मुद्रण संस्कृति में संबंध, ये आपका कटा है इतिहास में। भूगोल में आ जाइए। भूगोल में देखिए प्रकार, विनिर्माण के प्रकार, अवस्थित वितरण, ये मानचित्र में होगा। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान, औद्योगिक प्रदूषण तथा पर्यावरण निम्नीकरण, ये चीज़ें आपकी भूगोल में कटी हैं। अब देखिए नागरिक शास्त्र में क्या क्या कटा है। प्रतियोगिता और प्रतिवाद, जिस संघर्ष कहते हैं, में राजनीतिक दलों की भूमिका क्या होती है और भारत में प्रमुख राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दल कौन कौन से हैं। तो ये चीज़ें आपकी कटी हुई अर्थशास्त्र में, उसमें कटी हैं आपके राजनीति शास्त्र में। अर्थशास्त्र में देखिए क्या क्या कटा है। अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका, बचत तथा साख के लिए औपचारिकता और स्थानीय साहूकार, जमींदार, चिट फंड तथा निजी वित्त कंपनियां। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपकी मुद्रा एवं साख के अंतर्गत आएंगी जिनका आप लोग अध्ययन करेंगे अर्थशास्त्र में। अब हम लोग बात कर रहे हैं 70% का जो सिलेबस है जो आपसे पूछा जाना है उसमें। तो सबसे पहले आप इसको समझ लीजिएगा, भारत और समकालीन से, ठीक है, जिसमें विश्व 2 इतिहास लिखा है, इससे आपका अकेले 20 नंबर का आने वाला है। समकालीन भारत से भी आपका 20 नंबर का आने वाला है। ठीक है, और आपका लोकतांत्रिक राजनीति मतलब नागरिक शास्त्र से भी आपका 15 नंबर आने वाले हैं। और चौथा है आपका आर्थिक विकास एवं समग्र अर्थशास्त्र के अंतर्गत है, ये 15 नंबर का आना है। ठीक है, प्रयोग आपके बताए गए होंगे। अगर प्रोजेक्ट कार्य तो आप विद्यालय की सुविधा के अनुसार प्रोजेक्ट फाइलें भी बना सकते हैं। देखिए पहले पेज में क्या था, क्या क्या आपके कोर्स में है। यूरोप में राष्ट्रवादी का उदय, इसके अंतर्गत में क्या क्या है। 1830 ईस्वी में यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कब हुआ था, ये आपके कोर्स में, ये आपको पढ़ना है। जोसेफ मेजनी आदि के विचार पढ़ने हैं। पोलैंड, हंगरी, इटली, जर्मनी और ग्रीस आंदोलन की समान विशेषताएं पढ़नी है आपको इसी अध्याय के अंतर्गत में। अगला है भारत में राष्ट्रवाद। प्रथम विश्व युद्ध का जो प्रभाव था खिलाफत थी, असहयोग था,
एवं आंदोलनों के मध्य विचारधाराएं थीं। नमक सत्याग्रह था, जनजातियों एवं श्रमिकों एवं किसानों का आंदोलन था, सविनय अवज्ञा आंदोलन था, सामूहिक अपनत्व की भावना थी। ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है इतिहास के अंतर्गत में, जो मैंने आपको सिलेबस बताया। अब हम लोग देखते हैं भूगोल को। इसके अंतर्गत में आप पढ़ेंगे पूर्व आधुनिक विश्व, 19वीं शताब्दी विश्व अर्थव्यवस्था, महायुद्धों के मध्य अर्थव्यवस्था, आर्थिक महामंदी, विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण। इतनी चीज़ें हैं आपकी इसमें। इसमें से कुछ पेज आपके आगे पीछे हो गया है। अगला इसी में है, देखिए प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन एवं विभिन्न आंदोलनों के मध्य विचारधाराएं। नमक सत्याग्रह इसी में पढ़ेंगे आप लोग। जन विधियों, श्रमिकों एवं किसानों के आंदोलन पढ़ेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं पढ़ेंगे और सामूहिक अपनत्व की भावना पढ़ेंगे। तो इतनी चीज़ आपको इसमें पढ़ना होगा। अगला इसमें खंड 2 है, जीविका, अर्थव्यवस्था एवं समाज। इसके अंतर्गत में आप देखिए पूर्व आधुनिक विश्व, ये पढ़ना है। 19वीं शताब्दी विश्व अर्थव्यवस्था पढ़नी है। महायुद्धों के मध्य अर्थव्यवस्था, आर्थिक मंदी पढ़नी है और विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण पढ़ना है। तो ये आपके सिलेबस में इसे आप लोग लिख लीजिएगा। अगला इसी में देखिए मानचित्र बनाना है। क्या मानचित्र बनाना है? कई बच्चे कहते हैं मानचित्र हम लोग सीख नहीं पाए हैं, तो सिर्फ इतना ही सीख लीजिए जो मानचित्र में दिया गया है, यही आपके कोर्स में भी आएगा। तो भारत में राष्ट्रवाद 1900 लेकर 1930 तक की बात करनी है, इसको आपको दर्शाना सीखना है। भारत में राष्ट्रवाद सिर्फ इसी के बारे में सीख लीजिएगा और उसकी पहचान सीख लीजिए, इसी से आपका ये इतिहास का नक्शा तैयार हो जाएगा। ठीक है। दूसरा है प्रश्न इसी में, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों के प्रमुख केंद्र बताइए। चंपारण में था, खेड़ा में था, अहमदाबाद में था, अमृतसर में था। ये आपको इसमें तैयार करना है। अब देखिए क्या बचा है इसी के अंतर्गत में, चौरा चौरी बचा है, असहयोग आंदोलन बचा है, दांडी यात्रा बची है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। यहाँ तक आपकी चीज़ें हो गई। ये आपका इतिहास था। अब हम लोग बात करते हैं भूगोल की। संसाधन एवं विकास, इस पाठ से जो आएगा वो क्या है? प्राकृतिक एवं मानवीय है। संसाधन नियोजन की अवधारणा है। प्राकृतिक संसाधन है, एक संसाधन के रूप में भूमि है। देखिए इसमें मिट्टी की आकार तथा वितरण, पूर्व उपयोग के प्रारूप में परिवर्तन, भूक्षरण तथा संचारण के नियम। इतनी चीज़ें आप इस अध्याय में पढ़ेंगे। अगला है वन एवं जीव समुदाय। भारत में वनस्पति जगत एवं प्राणी जगत, भारत में वन और वन्य जीव का संरक्षण समुदाय एवं वन संरक्षण। इतनी चीज़ें आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है। अगला है जल संसाधन। इसमें पढ़ेंगे आप संसाधन, वितरण, उपयोग, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, जल दुर्लभता, संचरण, संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता, वर्षा जल संचयन। इतनी चीज़ें आपको जल के अंतर्गत में तैयार करनी है। अगला प्रश्न इसी में कुछ निर्देश दिए गए, ध्यान दीजिएगा। वन एवं जीव संसाधन एवं जल संसाधन से बोर्ड परीक्षा में वही प्रश्न नहीं आएंगे। मतलब जल, वन एवं जीव संसाधन एवं जल संसाधन से, मतलब ये सब चीज़ों से बोर्ड परीक्षा में प्रश्न नहीं आएंगे, परंतु मानचित्र संबंधी प्रश्न एवं प्रोजेक्ट से संबंधित कार्य होंगे। तो प्रोजेक्ट का तो आप ढीला डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन परीक्षाओं में भी ये प्रश्न आ सकते हैं। यदि इन्होंने निर्देश लगाया है तो फिर पक्का आएंगे। अगला इसमें कृषि, कृषि के प्रकार, मुख्य फसलें, शक प्रारूप, तकनीकी संस्थागत सुधार, उनका प्रभाव और कृषि का दूसरा। ये आपके लिए कृषि वाले अध्याय से था। अगला प्रश्न है आपका खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। तो खनिजों के प्रकार, वितरण, खनिजों के उपयोग तथा आर्थिक महत्व, संरक्षण, ऊर्जा
ऊर्जा संसाधनों की प्रकार, परंपरागत तथा गैर परंपरागत स्रोत, वितरण तथा उपयोग। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। केमिस्ट्री में थोड़ा सिलेबस तो ज़्यादा ही है, आप भी देख पा रहे हैं, लेकिन करना तो है अपने को। अगला प्रश्न देखिए इसी में, औद्योगिक अर्थव्यवस्था की जीवनशिलाएँ। यह आर्थिक अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएँ। तो संचरण एवं परिवहन के माध्यमों का महत्व, संचार एवं परिवहन के साधनों का महत्व, व्यापार तथा पर्यटन, ये चीज़ें आपको सीखनी है। मानचित्र में क्या क्या रह गया है, तो इसमें मानचित्र में भारत का रूपरेखा राजनीति मानचित्र, तो ये कर लीजिएगा। अगर आपको बन जाए तो इसको बना लीजिएगा मानचित्र में, बेहतर रहेगा। अगला देखते हैं, ये भी वही मानचित्र ही है। बहुत सारा सिलेबस है, मानना पड़ेगा, इतिहास भूगोल सभी को मिलाकर। और बच्चों पे वास्तव में दबाव बहुत ज़्यादा है, लेकिन बच्चे ध्यान दें, पूरे समय परेशान ना होकर आपको ध्यान देते हुए पढ़ाई करनी है। जो सिलेबस में सिर्फ वही पढ़ना है। इसमें देखो क्या है, लोकतंत्र में यदि नागरिक शास्त्र में क्या है, सत्ता की साझेदारी एवं संघवाद है। इसमें लोकतांत्रिक देशों में सत्ता की साझेदारी क्यों करें, कैसे शक्ति का संघीय विभाजन करें, राष्ट्रीय एकता में सहायक क्या रहा, किस सीमा तक विकेंद्रीकरण दें, इस उद्देश्य की पूर्ति की है। ये चीज़ें हैं। कुछ बच्चे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जिनके पास सिलेबस नहीं है, पूरा लिखना चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। लोकतंत्र में देखिए क्या बचा, लोकतंत्र और विविधता में। तो पहला प्रश्न इसमें है, क्या लोकतंत्र का व्यवस्था में कितने प्रकार हैं। इसी में दूसरा प्रश्न जुड़ा हुआ, जाति का राजनीति और राजनीति का जाति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो प्रश्न कहाँ से हुआ, क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था में विभाजन निहित है, और जाति का राजनीति और राजनीति का जाति का क्या प्रभाव पड़ता है जाति पर। किस प्रकार से लैंगिक भिन्नता देशों में रणनीति को प्रभावित करती है। किस प्रकार सांप्रदायिक विभाजन लोकतंत्र को प्रभावित करता है। तो ये चीज़ें आप अपने विषय अध्यापक से ज़रूर पूछिएगा, क्योंकि इसके विषय में मुझे भी बहुत विस्तार से जानकारी नहीं है। सामाजिक विषय एक ऐसा विषय है जो जितना पढ़ेंगे उतना कम होगा। कम का मतलब है कि इसका विस्तार उतना ही बढ़ता जाएगा, और परीक्षाओं के समय पे यदि आप देख लेते हैं तो ये आपको बहुत जल्दी याद भी हो जाता है। इसलिए अभी से तैयारी करते चलिए। देखिए इसमें दिया गया था, किस प्रकार सांप्रदायिक विभाजन लोकतंत्र को प्रभावित करता है। अगले इकाई में देखिए कहते हैं, पांचवा दिया गया है इसमें कि लोकतांत्रिक संघर्ष और आंदोलन। इसका मतलब है कि जाति, धर्म और लैंगिक मसले के बारे में यहाँ पर कोई दबाव नहीं होगा। इसमें प्रश्न देख लीजिए, क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था में विभाजन निहित है। क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था में विभाजन निहित है, और जाति का राजनीति और राजनीति का जाति पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये निकाल कर आपको लिखना होगा। उसी में किस प्रकार से लैंगिक भिन्नता भेद को रणनीति और प्रभावित करती है। किस प्रकार सांप्रदायिक विभाजन लोकतंत्र को प्रभावित करता है। ये सारी चीज़ें आप देखकर और तैयार करेंगे। जिसके पास बुक्स नहीं है, जिसके पास मॉडल पेपर भी नहीं है, वो जितनी चीज़ें मैंने महत्वपूर्ण बताई हैं इनको आप एक कागज़ में नोट कर लीजिए। अगर मिल जाए तो ले लीजिएगा, और ना मिलेगा तो फिर आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। लोकतंत्र की चुनौती देख लीजिए। ये आपको क्या लोकतंत्र की विचारधारा संकुचित होती जा रही है, आपके सिलेबस में है, तैयार कर लीजिएगा। भारतीय लोकतंत्र के समक्ष प्रमुख चुनौतियां क्या क्या हैं, लोकतंत्र को कैसे सुधारा जा सकता है, सुदृढ़ बनाया जा सकता है, लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने में एक साधारण नागरिक की क्या भूमिका है। ये सारी चीज़ें आप लोकतंत्र के अंतर्गत में सीखेंगे। अब क्या बचे इसमें, अर्थशास्त्र में देख लीजिए। अर्थशास्त्र में है आपका विकास की पारंपरिक अवधारणा है राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय और अन्य लक्ष्य, औसत आय और अन्य मापदंड, शिशु मृत्यु दर, विकास की धारणीयता। इतनी चीज़ें हैं जो आपने विकास के अंतर्गत तैयार किया। अगला देखिए,
भारतीय अर्थव्यवस्था के कार्यक्षेत्र, आर्थिक क्रियाओं में क्षेत्रों में ऐतिहासिक परिवर्तन, तृतीय क्षेत्र की बढ़ता हुआ महत्व, रोजगार सृजन, कार्य क्षेत्रों का विभाजन, संगठित तथा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के संरक्षण के उपाय। तो बच्चों देखिए, सिलेबस बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है। स्वयं 70% कटने के बाद भी सामाजिक विषय का सिलेबस मुझे वास्तव में ज़्यादा लग रहा है। साइंस वर्ग वाले बच्चों के लिए तो बहुत ही टेढ़ी खीर है, लेकिन कोई बात नहीं, हार नहीं आपको मानना है, तैयार करते जाना है। सामाजिक विषय का वीडियो हम आपको नहीं दे पाएंगे, लेकिन सिलेबस हमने दे दिया है। उस सिलेबस से देखकर ज़बरदस्त तैयारी करिए जो जो आपके टॉपिक में है। पूरा सिलेबस मैंने दे दिया है, आपको वीडियो मिल चुके हैं और वीडियो देखते जाइए, सिलेबस से तैयारी करते जाइए। अगला इकाई में है भूमंडलीय तथा भारतीय अर्थव्यवस्था व उत्पादन, ये भी आपके सिलेबस में है, इसके बारे में सीखना है। विदेशी व्यापार तथा विभिन्न बाजारों का आपस में जुड़ना, इसके बारे में भी आपको सीखना है। वैश्वीकरण क्या है, इस पर भी सीखना है। कारक विश्व व्यापार संगठन मतलब WTO, इसके बारे में भी आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी हैं जो कि आपकी परीक्षाओं में आ सकती हैं। इसके बाद न्याय संगत वैश्वीकरण, इतना है। और चलिए अंत तो हुआ इसका। अगला है उपभोक्ता अधिकार। तो उपभोक्ता का शोषण कैसे होता है, उपभोक्ताओं के विषय, उपभोक्ताओं के शोषण के कारण क्या है, उपभोक्ता जागरूकता का उदय क्या है, उपभोक्ता जागरूकता का उदय, और बाजार में उपभोक्ता को कैसा होना चाहिए, और सबसे लास्ट है उपभोक्ता संरक्षण में सरकार की भूमिका। इतनी चीज़ें आपके सिलेबस में हैं। तो सभी बच्चे ध्यान दें कि बहुत मेहनत करके हम आपको एक एक चीज़ें चुनकर वीडियो के माध्यम से आप तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। और हमारा प्रयास भी ऐसा है कि मैक्सिमम बच्चे ऑनलाइन स्टडी करके ही एक बेहतर रिजल्ट हासिल करें। लेकिन जहां तक सुविधा है तो ऑफलाइन की चीज़ें को कोई नहीं पा सकता है, क्योंकि ऑफलाइन भी आप सीधे सीधे डिस्कशन करते हैं, और ऑनलाइन में तो लगभग मैं हर बार कहता हूं कि आपसे जो भी नहीं बनता है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उसको टाइप करिए और लिख दीजिए मेरे से ये चीज़ें नहीं बनती हैं, मुझे दोबारा बताई जाए। तो हो सकता है कि आपके पास फ़ोन भी माध्यम से, आप फ़ोन भी एक ऐसा माध्यम है जो हमारे यहाँ से आपके यहाँ तक का संपर्क बना सकता है। तो उसमें से आप व्हाट्सएप के द्वारा भी अपने जो भी चीज़ें नहीं बनती है उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और जो चीज़ें बनती हैं आपसे उसे आप अपने दोस्तों तक शेयर करके उनकी हेल्प कर सकती हैं, और सभी बच्चे कर सकते हैं। तो आप सभी बच्चों से अनुरोध है कि वीडियो को सभी बच्चों तक शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक बच्चे इस वीडियो को देखकर अपना सिलेबस तैयार करें और उसी सिलेबस के अनुसार पढ़ाई करें और आने वाली परीक्षाओं में एक अच्छा रिजल्ट हल करें। धन्यवाद।